Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 5 of chapter 7 of MBF Biology 11, and today we are going to discuss the fungi-like protists. Fungi-like protist। अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे fungi-like protist के बारे में। fungi-like protist जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फंजाई के साथ किसी हद तक रिजेंबल करते हैं, इसी वजह से इनको फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और बल्कि पुरानी क्लासिफिकेशन में इनको किंगडम फंजाई के अंदर ही शामिल किया जाता था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनको किंगडम फंजाई से सेपरेट करके इस किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में इनको शामिल कर दिया गया है और आजकल इनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का स्टेटस हासिल है। बुनियादी तौर पर ये दो ग्रुप्स हैं जिनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जा रहा है। उनमें से एक ग्रुप स्लाइम मोल्ड कहलाता है। स्लाइम मोल्ड या फिर इनको मिक्सोमाइकोट्स भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम इनका मिक्सोमाइकोट है। और इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है मिक्सोमाइकोट, और जबकि दूसरा ग्रुप फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में वाटर मोल्ड्स की फॉर्म में मौजूद है। वाटर मोल्ड्स इनका साइंटिफिक नेम ओमाइकोट्स है, ओमाइकोट्स। तो इस तरह से ये स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स यानी मिक्सोमाइकोट्स एंड ओमाइकोट्स, ये दो ग्रुप्स कलेक्टिवली फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, जो पहले किंगडम फंजाई के अंदर प्लेस किए जाते थे, लेकिन अब इनको कुछ डिफरेंसेस की बुनियाद पर किंगडम फंजाई से सेपरेट कर दिया गया है। एक्चुअली पहली बार इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम फंजाई से सेपरेट किया था 1988 के अंदर, जब मार्गलिस और श्वार्ट्ज, इन दो लोगों ने, मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज, इन दो लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि इनिशियली 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था। तो उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में पेश किया, उसके अंदर 1988 में मार्गलिस और श्वार्ट्ज ने कुछ मॉडिफिकेशंस की, और उन मॉडिफिकेशंस के दौरान स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स को किंगडम फंजाई से सेपरेट करके प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर शामिल कर दिया। तो इस तरह से तब से लेकर अब तक इनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। यहां पर हमने इनकी रिलेशनशिप देखनी है, फंजाई के साथ ये किस तरह से रिलेट करते हैं और कैसे ये डिफर करते हैं। तो जहां तक इनकी फंजाई के साथ रिजेंबलेंस का ताल्लुक है, रिजेंबलेंस विद फंजाई, तो आपने याद रखना है कि फंजाई के साथ इनकी रिजेंबलेंस कुछ कैरेक्टर्स की बुनियाद पर की जाती है। रिजेंबलेंस विद फंजाई, तो फंजाई के साथ इनकी जो रिजेंबलेंस है वो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से की जाती है। जैसे ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स यानी एक्सटर्नल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। दे सीक्रीट एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडीज, और उसके बाद फिर ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अगरचे ये सबके सब एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स नहीं है, इनमें से बाज इंजेस्टिव टाइप का मोड भी शो करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्टिव मोड का पाया जाना ये इनको फंजाई के साथ रिलेट कर रहा है, ये एक रिजेंबलेंस कंसिडर की जा सकती है। इसी तरह से फंजाई की तरह यहां पर भी कुछ के अंदर माइसीलियल बॉडी का पाया जाना, सम ऑफ देम हैव माइसीलियल बॉडी। माइसीलियल बॉडी का मतलब है कि इनकी बॉडी एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। तो सच अ बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियल बॉडी, या इसको माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम या फिर माइसीलियल बॉडी, यानी इसमें उस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा एक नेटवर्क मौजूद होगा। तो इस तरह की बॉडी अमूमन फंजाई में पाई जाती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी कहलाते हैं,
इन स्ट्रक्चर्स को हाइफी कहा जाता है और इन हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। तो इनमें से कुछ के अंदर आपको ये माइसीलियम बॉडी नजर आएगी, तो ये एक इनका रिजेंबलिंग फीचर होगा ट्रू फंजाई के साथ। फिर ये ट्रू फंजाई की तरह नॉन मोटाइल होते हैं, तो नॉन मोटाइल बिहेवियर ये भी इनको फंजाई के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये आपने कुछ रिजेंबलेंसेस नोट की कि फंजाई के साथ ये किस तरह से रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से इनको फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये फंजाई से डिफर भी करते हैं और उसी वजह से इनको फंजाई से सेपरेट किया गया है। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं? तो डिफरेंसेस विद फंजाई, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी फंजाई की सेल वॉल में आपने पढ़ा था काइटिन प्रेजेंट होता है, एक पॉलीसेक्राइड की किस्म है काइटिन, लेकिन यहां पर अनलाइक फंगल सेल वॉल यहां पर सेलुलोज मौजूद है जो कि प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चीज इनको डिफरेंशिएट कर रही है फंजाई के साथ। फिर इनके पास सेंट्रियोज प्रेजेंट होते हैं, हालांकि फंजाई के पास सेंट्रियोज नहीं होते। दे हैव सेंट्रियोज इन देयर सेल्स, they have centrioles in their cells। तो सेंट्रियोल्स का प्रेजेंट होना ये फंजाई के साथ एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, क्योंकि फंजाई के पास अमूमन सेंट्रियोल्स नहीं होते, प्लांट सेल के पास भी नहीं होते। सेंट्रियोल एक्चुअली एनिमल सेल का फीचर है और ये सेंट्रियोल्स आपको इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी मिलेंगे। तो इस तरह से सेल वॉल में काइटिन के बजाय सेलुलोज का मौजूद होना और फिर यहां पर सेंट्रियोल्स का मौजूद होना। और फिर तीसरी एक अहम बात और कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में आपको जो डोमिनेटिंग स्टेज लाइफ साइकिल में मिलेगी वो डिप्लॉयड स्टेज होगी। डिप्लॉयड स्टेज इज डोमिनेटिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल, जबकि फंजाई अमूमन हैप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड स्टेज इज डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल। आप उसमें फंजाई की लाइफ साइकिल में देखिएगा कि फंजाई की लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज डोमिनेट कर रहा होता है, यहां पर डिप्लॉयड फेज या डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होती है लाइफ साइकिल के दौरान। और फिर फंजाई में कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते, फ्लैजिलेटेड सेल्स फंजाई में बिल्कुल नहीं होते, बट दे हैव फ्लैजिलेटेड सेल्स इन देयर लाइफ साइकिल। They have flagellated cells in their life cycle। फंजाई में किसी भी स्टेज पर, लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पर आपको कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं मिलेगा, जबकि यहां पर फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। और आखिरी बात कि ये डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए हैं। दे शो direct origin from the prokaryotes, direct origin from prokaryotes। हालांकि बाकी जितने भी फंजाई हैं वो डायरेक्टली प्रोकैरियोट से इवॉल्व नहीं हुए, वो यूकैरियोट से इवॉल्व हुए, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक ओरिजिन शो करते हैं। अपनी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिहाज से ये डायरेक्ट प्रोकैरियोट्स के डिसेंडेंट्स हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो फीचर्स हमने यहां पर एनलिस्ट किए हैं ये इनको ट्रू फंजाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये फीचर्स, और गालिबन इन्हीं फीचर्स की बुनियाद पर इनको फंजाई से सेपरेट किया गया, बल्कि यकीनन इन्हीं फीचर्स की बुनियाद पर इनको फंजाई से सेपरेट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई फंजाई लाइक प्रोटिस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई, उसमें आपने इन्हीं कैरेक्टर्स को बुनियाद बनाते हुए इस बात को जस्टिफाई करना है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट व्हाई दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई। या इस सवाल को यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड ट्रू फंजाई, तो तब भी आपने ये पॉइंट्स मेंशन करने। तो आपने देखा कि हमने इस लेक्चर के आगाज में इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए इनकी फंजाई के साथ रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया है, यानी रिलेशनशिप में हमने इनकी रिजेंबलेंस या सिमिलैरिटीज को भी पॉइंट आउट किया कि हाउ दे रिजेंबल विद ट्रू फंजाई,
और साथ हमने इस रिलेशनशिप में फंजाई के साथ इनके डिफरेंसेस को भी पॉइंट आउट किया है कि फंजाई के साथ ये किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाई दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई। यानी जब आपसे पूछा जाए कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को किंगडम फंजाई से क्यों निकाला, तो इस क्यों निकाला का जो आंसर है आपने इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल गया। ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया है ये दरअसल फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का इंट्रोडक्शन कहलाएगा। दिस कैन बी कॉल्ड एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जिसके दो ग्रुप्स आपको भी बताए थे, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स के फर्दर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उससे पता चलेगा कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हमें इनके मजीद करेक्टर्स का अंदाजा होने वाला है। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि अगर आपसे इनके जनरल करेक्टर्स पूछे जाए ना कि राइट डाउन एनी 3 जनरल करेक्टर्स ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, तो आप ये इनमें से कोई भी करेक्टर्स मेंशन कर सकते हैं। ये सभी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के करेक्टर्स हैं, चाहे वो फंजाई के साथ इनकी रिजेंबलेंसेज हों या फिर फंजाई के साथ इनके डिफरेंसेज हों, ये सभी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के जनरल करेक्टर्स में इनको कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा अभी आपको स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स के स्पेसिफिक फीचर्स अभी बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इनका साइंटिफिक नेम है मिक्सोमाइकोटा या मिक्सोमाइकोट्स इन्हें कहा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड्स या मिक्सोमाइकोट्स ये दरअसल सबसे पहले इनकी हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट यानी ये कहां पर पाए जाते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटेट या इसको अक्रेंस भी आप कह सकते हैं। तो जहां तक इनकी अक्रेंस का ताल्लुक है या हैबिटेट का ताल्लुक है, तो ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर पाए जाते हैं या डिकेइंग लॉग्स के ऊपर, यानी जहां पर भी कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पर ये मौजूद होते हैं। डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस का मतलब है गीली जगह, थोड़ी सी जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो ये डैम्प प्लेसेस या डिकेइंग लॉग्स जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, डिकेइंग लॉग्स इसका मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जहां पर भी कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकेइंग लॉग्स भी कहा जाता है। या फिर जिस तरह जंगल में जहां पर बहुत ज़्यादा दरख्त प्रेजेंट हों और दरख्तों के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं और वो पत्ते आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू कर जाते हैं, उसे कहते हैं लीफ लिटर। तो ये जो लीफ लिटर होता है, लीफ लिटर, तो उस लीफ लिटर के ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी हैबिटेट होगी। डैम्प प्लेसेस के ऊपर या डिकेइंग लॉग्स यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर या जैसे कि लीफ लिटर, यहां पर आपको ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे। जहां तक इनके मोड ऑफ लाइफ का ताल्लुक है, मोड ऑफ लाइफ यानी ये किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, मोड ऑफ लाइफ, तो मोड ऑफ लाइफ में आपने ये बताना है कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आजाद जिंदगी गुजारते हैं, फ्री लिविंग हैं, यानी किसी के साथ ये सिम्बायोटिकली या फिर पैरासिटिकली एसोसिएटेड नहीं होते। दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मौजूद हैं, तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनको शुमार किया जाता है। उसके बाद फिर इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर इनका काफी इंटरेस्टिंग है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी बॉडी इनकी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है।
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसी स्पेसिफिक शेप का नहीं होता। आप देख रहे हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको दिखा रहे हैं और एक एब्रप्ट शेप का, एक इरेगुलर शेप का ये मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है, फ्लैटेंड होता है। दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज हॉरिजेंटली प्लेस्ड, ये सरफेस के ऊपर हॉरिजेंटली प्रेजेंट होगा, हॉरिजेंटली प्लेस्ड। इसके अलावा ये फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड मैस होता है ये, फ्लैटेंड। और ये अमीबॉइड होता है, अमीबॉइड, फ्लैटेंड एंड अमीबॉइड। अमीबॉइड होने का मतलब ये है, यानी जिस तरह से अमीबा में आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनती हुई नजर आती हैं जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो यहां पर भी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। कभी ये प्रोजेक्शंस यहां से यूं बढ़ना शुरू हो जाएगी, कभी ये यहां से यूं बढ़ना शुरू हो जाएगी, कभी ये यहां पर। तो इस तरह से ग्रेजुअली इसकी ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये प्रोजेक्शंस बनती हुई नजर आएंगी और दूसरी तरफ से ये रिट्रैक्ट करता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आपको ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये फ्लैटेंड बॉडी है, अमीबॉइड बॉडी है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। साइज इसका ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है एंड इट ग्रोज अप टू द साइज ऑफ 30 सेंटीमीटर, ग्रोज अप टू द साइज ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से मैक्रोस्कोपिक हैं, आप इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इनका जहां तक फिजिकल अपीयरेंस का ताल्लुक है तो ये येलोइश कलर के स्लाइमी बॉडी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। द बॉडी इज येलोइश एंड स्लाइमी, बॉडी इज येलोइश एंड स्लाइमी। असल में इसकी सरफेस से कुछ म्यूसिलेज टाइप के मटेरियल सिक्रीट हो रहे होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज म्यूसिलेजेस इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्लाइमी है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ म्यूसिलेजेस विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी? म्यूसिलेजेस, म्यूसिलेजेस कहते हैं स्लाइमी सब्सटेंस को। म्यूसिलेजेस यहां से सिक्रीट हो रहे हैं, म्यूसिलेजेस आर सिक्रीटेड, जिसकी वजह से इनकी बॉडी स्लाइमी हो जाती है। म्यूसिलेज याद रखिए, ये स्लाइमी सब्सटेंस को कहते हैं। म्यूसिलेज मींस स्लाइमी, यानी स्लिपरी सब्सटेंस, स्लाइमी या स्लिपरी सब्सटेंस को म्यूसिलेज कहा जाता है। तो ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस की बॉडी से सिक्रीट हो रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी इनकी स्लाइमी, और यही वजह है कि इनको स्लाइम मोल्ड्स का नाम दिया जाता है। तो वजह क्या है, क्यों म्यूसिलेजेस यहां से सिक्रीट होते हैं? दरअसल ये ऑर्गेनिजम्स जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहां पर आहिस्ते से क्रीप कर रहे होते हैं, क्रीपिंग इनके अंदर नजर आती है। बॉडी कैन क्रीप, यानी इनकी बॉडी यूं इस तरह से मूव कर सकती है। बॉडी कैन क्रीप ऑन ग्राउंड, तो क्रीपिंग टाइप की मूवमेंट यहां पर नजर आएगी, क्रीप ऑन ग्राउंड, यानी जिस जगह पर ये मौजूद हैं वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर रही होती है। अगरचे ये हरकत बड़ी गैर महसूस किस्म की होती है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इनको यूं फिजिकली चलता हुआ देखें, लेकिन आप अगर आज इनको एक जगह पर पड़ा हुआ नजर आएगा आपको ये ऑर्गेनिज्म, तो अगले दिन आप आकर देखेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हुई होगी। तो इस तरह से बहुत ही सुस्त रवि से ये आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। तो इनके अंदर ये इस तरह बहुत ही स्लो मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट पाई जाती है। ये क्रीपिंग मूवमेंट दो तरह से डेवलप हो रही है। एक तो यहां पर जैसे आपको मैंने बताया कि स्यूडोपोडिया राइज होते रहते हैं और बॉडी किसी एक साइड पर इस तरह से बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ से रिट्रैक्ट होती जाती है, घटती जाती है। और दूसरी तरफ इनके अंदर चूंकि पूरी की पूरी बॉडी एक सिंगल साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है, क्योंकि आपने देखा ये सारे इसके न्यूक्लियाई हैं, ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियाई। तो चूंकि पूरी बॉडी एक सिंगल साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है, ये इनका एक सिंगल साइटोप्लाज्म है जिस पर पूरी बॉडी इनकी मुश्तमिल है।
लिहाजा यहां पर जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस, इट इज वेरी मच प्रोमिनेंट। साइक्लोसिस, ये साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म की एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, साइक्लोसिस। सो यहां पर साइक्लोसिस इज वेरी प्रोमिनेंट। तो उस साइक्लोसिस के प्रोमिनेंट होने की वजह से इनकी बॉडी रफ्ता रफ्ता सरफेस के ऊपर जिस जगह पर ये मौजूद होते हैं वहां पर आगे बढ़ती जाती है। तो आपने देखा कि स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द साइक्लोसिस आर टू बॉडी फीचर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो क्रीपिंग इस तरह से मूव हो रही है। इनकी बॉडी में ये जो न्यूक्लिया आप देख रहे हैं, न्यूक्लिया आर डिप्लॉयड, मल्टीपल न्यूक्लिया प्रेजेंट हैं, बट ऑल द न्यूक्लिया आर डिप्लॉयड, इन न्यूक्लिया को डिप्लॉयड कहा जाएगा क्योंकि हर एक के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये डिप्लॉयड बॉडी रखते हैं, इनकी बॉडी को डिप्लॉयड बॉडी कहा जाएगा। तो लाइफ साइकिल में चूंकि ये बॉडी ज्यादा अरसे तक परसिस्ट करती है और ये बॉडी डिप्लॉयड बॉडी है, तो ये भी जैसे हमने जिक्र किया था कि फंजाई से इनको डिफरेंशिएट कर रहा है ये फीचर। जहां तक इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन जनरल इनको आप एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स में ही शुमार करेंगे क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। बट मीनवाइल जब ये इस तरह क्रीप कर रहे होते हैं तो दे ऑल्सो इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड सम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको डुअल नजर आएगा। इन जनरल ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इन जनरल they are absorptive heterotrophs, like fungi। ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं इन जनरल, लेकिन ये इंजेस्ट भी करते हैं, ऑल्सो इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये डेट्राइटिवोर्स के तौर पर डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को डेट्राइटिवोर्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया और डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी ये खाते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं उनको। तो ये इनके पास इंजेस्टिव मोड भी पाया जाता है और इसके साथ साथ ये इन जनरल एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इनकी ये जो फीडिंग स्टेज होती है ना, जिसमें आपको ये दिखाया कि ये इस तरह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है और इस वक्त ये फीडिंग का भी मुजाहरा कर, इसको कहते हैं फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। दिस फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इस फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। ठीक है जी, तो फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज आल्सो नोन एज प्लाज्मोडियम। इसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया जाता है, इट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियल बॉडी फंजाई से इनको डिफरेंशिएट कर रही है, इस बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, प्लाज्मोडियम टर्म आपने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ते हुए भी देखा था। प्रोटोजोन की एक किस्म होती है एपिकॉम्प्लेक्सेंस या स्पोरोजोआ, और उसका एक मेंबर था प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी एंड इन मैनी एनिमल्स। तो वो जो मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, मलेरियल पैरासाइट, उसे भी प्लाज्मोडियम कहा जाता है, उसकी जीनस का नाम भी प्लाज्मोडियम है। लेकिन यहां पर ये टर्म प्लाज्मोडियम इनकी इस बॉडी के लिए यूज की जा रही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज प्लाज्मोडियम, तो यहां पर दो तरह का आंसर दिया जा सकता है कि आपने अगर सिर्फ इस तरह से एम्बिगुअस सा क्वेश्चन हो कि व्हाट इज प्लाज्मोडियम, तो फिर तो आपने दोनों आंसर्स यहां पे कोड करने। द टर्म प्लाज्मोडियम इज आल्सो यूज्ड फॉर द मलेरियल पैरासाइट एंड दिस टर्म इज आल्सो अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड। ठीक है, दोनों बातें आपने यहां पे बयान करनी है। और अगर ये प्लाज्मोडियम विद रेफरेंस टू द स्लाइम मोल्ड पूछा जाए या विद रेफरेंस टू द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पूछा जाए, तो फिर आपने इसको इसके बुनियाद पर एक्सप्लेन करना है कि द प्लाज्मोडियम
is the body of the fungi-like protist called slime molds. This body consists of a multinucleated mass of protoplasm in which all the nuclei are diploid. तो ये आपने इस तरह से इसकी तारीफ करनी है अगर आपसे फंजाई-लाइक प्रोटिस्ट के रेफरेंस से ये प्लाज्मोडियम पूछा जाए। अदरवाइज अगर वैसे इन जनरल पूछा जाता है तो फिर आपको ये दोनों बातें बतानी होंगी कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट को भी कहा जाता है और दूसरी तरफ ये स्लाइम मोल्ड के लिए टर्म भी यूज की जाती है। तो आपने अब तक देखा स्लाइम मोल्ड के मुतालिक उसकी हैबिटेट का आपको पता चल गया है या अकरेंस कहां पाए जाते हैं, इनका मोड ऑफ लाइफ आपको आइडिया हो गया है, बॉडी स्ट्रक्चर से रेलेवेंट पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी पता चल गया। अब आखिर में हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। दो तरह की रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है। वैसे तो ये इनकी बॉडी अगर किसी भी जगह से टूट जाए तो इनके अंदर रीजनरेट करने की कैपेसिटी है, तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगी उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेथड यहां पे यूज किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली अगर बॉडी कहीं से भी इनकी ब्रेकअप हो जाती है तो ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू रीजनरेट। जैसे ये इनकी बॉडी, और अगर ये इस तरह से टूट फूट जाती है, टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, तो ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू रीजनरेट अगेन। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें फ्रेगमेंटेशन ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का। आमतौर पर ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। बॉडी इस तरह से स्प्लिट होती जाती है, एक्सीडेंटली अगर चाहिए स्प्लिटिंग होगी इनकी या किसी और फैक्टर की वजह से ये स्प्लिटिंग होगी, और इस तरह से जब ये फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू रीजनरेट अगेन इफ इट इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल कंडीशंस। अदरवाइज अगर कंडीशंस सुटेबल नहीं होंगी तो वो फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। अदरवाइज अगर कंडीशंस सुटेबल हैं तो फिर ये रीजनरेट कर जाएंगे फ्रेगमेंट्स और दोबारा से न्यू प्लाज्मोडियल बॉडीज फॉर्म हो जाएंगी। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल मोड कहा जाएगा और ये फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरी तरफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? बाय फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, बाय फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी डिप्लॉइड बॉडी होती है, मोस्टली ये डिप्लॉइड स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। और याद रखिए कि ये हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो उस वक्त ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनाते हैं और उनसे फिर आगे इनकी लाइफ साइकिल कैसे प्रोसीड होती है, आइए इसको हम इस डायग्राम के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मैच्योर प्लाज्मोडियम दिखाया हुआ है, उसकी बॉडी का ये एक छोटा सा पोर्शन कट करके आपको शो किया और ये आपको इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्यूडोपोडिया लाइक एक्सटेंशन इसकी बॉडी से जनरेट हो रही है और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम इसकी सरफेस से कुछ इरेक्ट हाइफी ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इरेक्ट हाइफी, वैसे आमतौर पर हाइफी नहीं होंगे इसकी बॉडी में, आमतौर पर इसकी बॉडी इस तरह से ये प्लाज्मोडियल बॉडी कहलाएगी जो कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। बट during unfavorable period of time some erect hyphae originate from this horizontal body and these erect hyphae are terminated by the formation of a spherical sac like structure। ये जो erect hyphae यहां से originate हो रहे हैं, these erect hyphae are also multinucleate। अगर हम यहां पर इसको किसी एक स्ट्रक्चर को फर्दर एनलार्ज करके देखें तो आपको ये कोई एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जो ये इरेक्ट हाइफी ओरिजिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये एक हाइफा यहां पे दिखाया है, तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके अंदर भी
दरमियान में कोई पार्टीशंस नहीं होती हैं, मैनी न्यूक्लियाई आर देयर, लेकिन इन तमाम न्यूक्लियाई में से कोई एक न्यूक्लियस बाकी न्यूक्लियाई से सेपरेट हो जाता है एंड इट इज इनक्लोज इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये इनक्लोज हो जाएगा। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मैनी स्पोरेंजिया अपीयर हुए हैं इन इरेक्ट हाइफी के ऊपर। दिस इरेक्ट हाइफा इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, इसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा, और इसकी टिप के ऊपर बनने वाला ये सैक स्पोरेंजियम कहलाता है। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर इस वक्त जो एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, बाकी न्यूक्लियाई से ये सेपरेट हो गया क्योंकि यहां पर एक दरमियान में पार्टीशन डेवलप हो गई है। तो ये सभी न्यूक्लियाई दरअसल डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये सभी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं, और इनमें से कोई एक न्यूक्लियस जो कि यूं सेपरेट हो गया बाकी न्यूक्लियाई से, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर अब होगी मियोसिस, और मियोसिस की वजह से इसके अंदर हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई वजूद में आ जाएंगे, और वो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फिर अगेन एंड अगेन माइटोटिकली डिवाइड करते जाएंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड, और हर एक न्यूक्लियस अपने ऊपर साइटोप्लाज्म इनक्लोज करके वॉल फॉर्म करके स्पोर बन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस यंग स्पोरेंजियम के अंदर जो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई अगेन एंड अगेन माइटोसिस के रिजल्ट में मैनी हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए, और वो मैनी हैप्लॉयड न्यूक्लियाई अपने गिर्द साइटोप्लाज्म और सेल वॉल गेन करने के बाद यूं रेजिस्टेंट स्पोर्स बन गए। So when these thick-walled resistant spores are produced in the sporangium, the sporangial wall is ruptured. ठीक है, जब ये बहुत सारे स्पोर्स यहां पर बन जाएंगे तो ये स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाएगी। यहां पे बेटे आपने ये याद रखना है कि क्या इवेंट्स परफॉर्म हुए। इनमें देखो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, मैं यहां पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट को एनलिस्ट कर देता हूं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसने पहले मियोसिस परफॉर्म की है, और इस मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मियोसिस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, और अब ये जो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने यहां पे, दीज 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई undergoes repeated mitosis। यहां पर several time mitosis हुई है, repeated mitosis, यहां पर बार बार इनके अंदर माइटोसिस का इवेंट परफॉर्म हुआ, और इस रिपीटेड माइटोसिस के नतीजे में ये जो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे, दे आर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए इस स्पोरेंजियम के अंदर, याद रखिए ये सारा कुछ कहां हो रहा है, ये विद इन दिस स्पोरेंजियम हो रहा है। नाउ दीज लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आफ्टर enclosing a layer of cytoplasm and cell wall around them, they are converted into thick wall resistant spores. Finally ये thick walled resistant spores में convert हो जाएंगे. Now these thick walled resistant spores are liberated from the sporangium when the wall of the sporangium bursts. आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजियल वॉल बस्ट हो गई है, फट गई है, और उसके अंदर से ये मैच्योर स्पोर्स यहां से अब बाहर निकल गए. तो ये यंग स्पोरेंजियम और ये मैच्योर स्पोरेंजियम आप देख रहे हैं ये बस्ट हो चुका है, और स्पोर्स जो बहुत ज्यादा तादाद में ये निकल आए. याद रखिए कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स. सो दीज हैप्लॉइड स्पोर्स कैन पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम. आपको याद है ना कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब परफॉर्म हो रही है. दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो उस वक्त ये इरेक्ट हाइफी ओरिजिनेट हुए थे, उनकी टिप के ऊपर स्पोरेंजिया बने, और हर स्पोरेंजियम से लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हुए जो कि थिक वॉर रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं, और अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को अब ये पास करने की सलाहियत रखते हैं. जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट.
तो वो फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती है, यानी इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्राहम हो और इनको सफिशिएंट मॉइस्चर मिले, तो ऐसी सूरत में फिर ये जर्मिनेट करते हैं. अपॉन जर्मिनेशन ईच स्पोर गिव राइज आइदर अमीबॉइड टाइप ऑफ सेल और बाइफ्लैजिलेटेड सेल. दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अपॉन जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर या तो अमीबॉइड टाइप के सेल्स बनते हैं कुछ स्पीशीज के अंदर, या कुछ स्पीशीज में बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स बनते हैं. बहरहाल ये जो अमीबॉइड सेल्स होंगे या बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, दीज आर कॉल्ड गैमीट्स. ये इनके गैमीट्स हैं. दरअसल इनको गैमीट्स कंसिडर किया जाता है, या इनके लिए यहां पर एक और टर्म यूज की जाती है, इन गैमीट्स को स्वार्म सेल्स भी कहा जाता है. दीज आर आल्सो कॉल्ड स्वार्म सेल्स. सो दीज स्वार्म सेल्स या गैमीट्स जो कि किसी स्पीशी के अंदर अमीबॉइड नेचर के हो सकते हैं. अमीबॉइड का मतलब होगा कि इररेगुलर शेप रखने वाले. जैसे अमीबा की शेप इररेगुलर होती है ना, तो इस तरह से इनकी इररेगुलर शेप होगी. तो ये अमीबॉइड भी हो सकते हैं, या फिर ये बाइफ्लैजिलेटेड हो सकते हैं. जैसे यूग्लिना होता है ना, उस तरह से ये बाइफ्लैजिलेटेड हो सकते हैं. यूग्लिना के पास तो सिंगल फ्लैजिलम है, लेकिन ये बाइफ्लैजिलेटेड होंगे. तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स या फिर ये अमीबॉइड सेल्स ये गैमीट्स या स्वार्म सेल्स के तौर पर बिहेव करते हैं. एंड दे नीड वाटर फॉर मूवमेंट, क्योंकि ये मोटाइल हैं. अमीबॉइड होंगे तो वो भी जाहिर है कि वाटरी मीडियम रिक्वायर्ड करते हैं मूवमेंट के लिए, और अगर ये बाइफ्लैजिलेटेड हैं तो इनको भी वाटरी मीडियम रिक्वायर्ड होगा. सो इनको यहां पर वाटर रिक्वायर्ड होगा मूवमेंट के लिए. जरूरी नहीं है कि वो वाटर कोई बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर हो, यानी किसी नहर या दरिया या पॉन्ड में ही मौजूद हो तो ये फिर वहां पर मूव कर सकेंगे. दे नीड अ वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर, यानी इवन वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था उसके ऊपर अगर मॉइस्चर मौजूद है और वो मॉइस्चर एक बहुत ही पतली सी लेयर के अंदर वो मॉइस्चर मौजूद है, सो दैट वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज स्वार्म सेल. तो आफ्टर सम मूवमेंट दीज स्वार्म सेल्स फ्यूज टुगेदर. अगर तो ये अमीबॉइड नेचर के स्वार्म सेल्स होंगे फिर तो इनकी फ्यूजन डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन अगर ये बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स होंगे तो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स की दो पॉसिबिलिटीज हैं. समटाइम दीज बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स लूज देयर फ्लैजिला एंड बिकम अमीबॉइड सेल्स, और उसके बाद फिर ये फ्यूज कर जाते हैं. और समटाइम दे फर्स्ट फ्यूज विथ ईच अदर एंड देन दे लूज फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला अल्टीमेटली लूज करने हैं इन्होंने. या तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स अपने फ्लैजिला लूज करके अमीबॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये फ्यूज करेंगे, या फिर आफ्टर फ्यूजन ये अपने फ्लैजिला लूज कर देंगे. और अल्टीमेटली इन दोनों केसेस में नेट रिजल्ट क्या निकलता है इस फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का? जाइगोट. सो इन दिस वे जाइगोट इज फॉर्म्ड. अब आपने देखा कि ये स्पोर चूंकि हैप्लॉइड था और यहां पर दो हैप्लॉइड सेल्स की फ्यूजन हो रही है, तो यूं एक डिप्लॉइड जाइगोट वजूद में आ रहा है. दिस इज डिप्लॉइड जाइगोट. लेकिन अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है सिर्फ वो डिवाइड और डिवाइड करता चला जाएगा. यहां पर बार बार माइटोसिस होगी, बार बार माइटोसिस यानी रिपीटेड माइटोसिस. और वो माइटोसिस भी कैसा कि उस माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा. रिपीटेड माइटोसिस, और उस माइटोसिस में भी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रही, यानी कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस. सो ओनली कैरियोकाइनेसिस अगर्स अगेन एंड अगेन, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. देखो जाइगोट का न्यूक्लियस डिप्लॉयड था ना, और उसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस हो रही है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाला इवेंट हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. तो इसके नतीजे में मल्टीपल नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड विद इन द सेम साइटोप्लाज्म. आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म बड़ा होता चला जाता है एंड इट रीच अप टू द साइज ऑफ 30 सेंटीमीटर. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मैक्सिमम साइज 30 सेंटीमीटर का होता है. तो ये 30 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर जाते हैं, और सम टाइम इससे भी ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्प्लिट हो जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं हो पाते. 30 सेंटीमीटर तक इनका मैक्सिमम साइज होगा. तो 30 सेंटीमीटर तक ये ग्रो करते जाएंगे और उसके अंदर यूं
हजारों की तादाद में न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म एक कॉमन होगा और फिर दोबारा फिर इसी तरह से ये लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो आपने देखा कि अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर आपको मैंने फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लेन किया। तो ये इनकी लाइफ साइकिल आपने ये याद रखनी है। आपसे यहां पर ये लाइफ साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और लाइफ साइकिल के बाद इवेंट्स एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन स्लाइम मोल्ड। तो उसमें आपने ये फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट मुलाहिजा यहां पर किया कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वार्म सेल्स और गैमीट्स which may be amoeboid in some species or may be biflagellated in some species. So amoeboid swarm cells directly fuse together to form diploid zygote, but the flagellated swarm cells either lose their flagella before fertilization and are converted into amoeboid swarm cells and then they are fused together, or they first fuse together and then lose their flagella and ultimately they also give rise a diploid zygote. तो इस तरह से करके आप ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसी तरह से आपसे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यूं यहां से लाइफ साइकिल से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो ये थे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड में एक जो फेमस मेंबर है जो अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम, आपने इसका नाम जरूर याद करना है। फाइसेरम पॉलीसिफेलम, फाइसेरम पॉलीसिफेलम ये एक फ्री लिविंग स्लाइम मोल्ड है और इस ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी के रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया गया। इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का दर्जा हासिल है। मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि ये कोई कैटवॉक इनसे करवाई जाती है। मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको बायोलॉजी के रिसर्च में यूज किया जाता है एज अ टूल या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की जाती है, तो उन्हें मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो फाइसेरम पॉलीसेफेलम ये मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर बायोलॉजी के रिसर्च में यूज किया गया है और इसमें बहुत सारे जो साइटोप्लाज्मिक स्टडीज हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोस्केलेटल फाइबर्स के बिहेवियर्स, उनके स्ट्रक्चर्स और इसी तरह से जो दीगर साइटोप्लाज्म से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज किया गया। ठीक है जी। तो उसके बाद हम अब आते हैं वाटर मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे। वाटर मोल्ड्स क्या होते हैं? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स का साइंटिफिक नेम ओमाइकोट होगा। इनको ओमाइकोट्स कहा जाता है। ओमाइकोट्स, वाटर मोल्ड्स या ओमाइकोट्स, इनकी हैबिटेट क्या होगी? ये कहां पर पाए जाते हैं? तो जहां तक वाटर मोल्ड्स की हैबिटेट का ताल्लुक है, या इसको जैसे मैंने अभी बताया था कि अक्रेंस भी कह सकते हैं कि कहां पर ये पाए जाते हैं, तो वाटर मोल्ड की हैबिटेट या अक्रेंस में आपने पॉइंट आउट करना है। वाटर मोल्ड्स आर मोस्टली फाउंड ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की बॉडीज के ऊपर मौजूद होंगे या उनके अंदर मौजूद होंगे, यानी प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं और ये दरअसल पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, तो इस वजह से आपको ये वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा ये वाटर मोल्ड्स आपको फ्रेश वाटर या फिर साल्ट वाटर या फिर सॉइल में भी मिलेंगे और इन सॉइल, लेकिन आपने ये याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्लांट पैरासाइट्स। तो यही चीज हम यहां पर इनकी हैबिटेट के बाद मोड ऑफ लाइफ में भी बयान करेंगे। मोड ऑफ लाइफ यानी मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैरासिटिक नेचर, तो ये पैरासिटिक बिहेवियर इनका मोड ऑफ लाइफ में पॉइंट आउट किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, और ये प्लांट के पैरासाइट्स होते हैं। प्लांट पैरासाइट्स प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे बाज बड़ी नोटोरियस किस्म की प्लांट डिजीजेज हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्लांट यील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है हर साल। उनमें एक है वाइट रस्ट, वाइट रस्ट
याद रखिए ये व्हाइट रस्ट एक अलग डिजीज है और रस्ट डिजीज अलग है प्लांट्स की। रस्ट डिजीज बेसिलियोमाइकोट्स की वजह से कॉज होती है। पक्सीनिया एक ट्रू फंजाई है, पक्सीनिया एक ट्रू फंगस है जिसकी वजह से रस्ट डिजीज कॉज होती है। लेकिन यहां पे बात हो रही है व्हाइट रस्ट की, तो व्हाइट रस्ट इज कॉज बाय वाटर मोल्ड्स। और इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यूज, तो डाउनी मिल्ड्यूज ये भी दरअसल प्लांट डिजीजेस की एक किस्म है। तो ये मोहलिक किस्म की प्लांट डिजीज हैं जिसकी वजह से हर साल बहुत सारी क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाती है। ये डिजीजेस दरअसल वाटर मोल्ड्स की वजह से कॉज होती हैं। तो आपने इनके मोड ऑफ लाइफ में इनको कोड करना है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्लांट पैरासाइट एंड दे कॉज वेरियस डिजीजेस सच एज व्हाइट रस्ट एंड डाउनी मिल्ड्यूज। एज फार एज देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज कंसर्न, उसके बाद नेक्स्ट हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि ये स्लाइम मोल्ड से यकसर डिफरेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका माइसीलियम पर मुश्तमिल है, यानी इनकी बॉडी को प्लाज्मोडियम के बजाय माइसीलियम कहा जाएगा। द बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम, बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। जबकि स्लाइम मोल्ड की बॉडी को क्या कहते थे? स्लाइम मोल्ड की बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जबकि इसकी बॉडी को माइसीलियम कहेंगे। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। और जबकि हाइफी क्या है? अभी भी मैंने आपको बताया था हाइफी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। हाइफी आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफी। तो ये हाइफी आपको ट्रू फंजाई में भी मिलते हैं, यहां पर भी ये हाइफी पाए जाते हैं और इनके नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। यानी ये फीचर इनको ट्रू फंजाई के साथ रिजेंबल करवा रहा है। लेकिन अनलाइक ट्रू फंजाई इनका ये माइसीलियम डिप्लॉयड होता है। माइसीलियम इज डिप्लॉयड, हालांकि जो ट्रू फंजाई उनका माइसीलियम हैप्लॉयड होता है। द माइसीलियम इज डिप्लॉयड, ना सिर्फ ये डिप्लॉयड है बल्कि ये सिनोसिटिक हाइफी पर मुश्तमिल है एंड कंसिस्ट ऑफ सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब है कि मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। अगरचे कुछ फंजाई के अंदर भी, ट्रू फंजाई में भी आपको सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी नजर आएंगे, लेकिन यहां पर हमेशा ही ये मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होते हैं, सेप्टेट हाइफी नहीं होते। तो इनका माइसीलियम डिप्लॉयड माइसीलियम है, सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी पर मुश्तमिल है। जहां तक इनकी रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है तो इनकी रिप्रोडक्शन स्लाइम मोल्ड्स की तरह दोनों किस्म की है, यानी एसेक्सुअली भी ये प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और साथ साथ सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर्स की फॉर्मेशन के जरिए इनमें पाई जाती है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बाकायदा गैमीट्स बनाते हैं और उन गैमीट्स की फ्यूजन से फिर जाइगोट फॉर्म होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पर ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन होगी। ज़ूओस्पोर स्पोर की एक ऐसी किस्म है जो कि मोटाइल होते हैं, तो इनके पास मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। स्पोर बुनियादी तौर पे एक थिक व रेजिस्टेंट बॉडी को कहते हैं, लेकिन इनके जो थिक व रेजिस्टेंट बॉडीज हैं स्पोर्स वो मोटाइल हैं। तो ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन के जरिए ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि ये ज़ूओस्पोर किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उनसे रिप्रोड्यूस करेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बाकायदा गैमीट फॉर्म करते हैं और उन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट, और जाइगोट से आगे फिर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन, तो जो टिपिकल इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो यहां पर भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस डायग्राम के अंदर कि ये रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल प्रोसीड हो रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इनकी बॉडी दिखाई है जो कि एक नेटवर्क ऑफ हाइफी पर मुश्तमिल बॉडी है।
सो दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ये दरअसल इनका माइसीलियम है। ये माइसीलियम सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी पर मुश्तमिल होगा और इस माइसीलियम में बाज माइसीलियम के हाइफी अपनी टिप के ऊपर एक इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। दिस इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज़ूओस्पोरेंजियम। ज़ूओस्पोरेंजियम इसे कहा जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ज़ूओस्पोरेंजियम, ये इनके बाज हाइफी की टिप के ऊपर स्टैब्लिश हुए हैं। द टिप्स ऑफ सर्टेन हाइफी आर ट्रांसफॉर्म इनटू ज़ूओस्पोरेंजियम। तो ज़ूओस्पोरेंजियम के अंदर इनका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इट डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोसिस। बार बार उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर रिपीटेड माइटोसिस होगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोसिस लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड और वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई अपने गिर्द साइटोप्लाज्म एनक्लोज कर लेते हैं, सेल वॉल फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद इनके ऊपर फ्लैजेला अराइज हो जाते हैं और वो फ्लैजेला हासिल करने के बाद फिर इस तरह से ये ज़ूओस्पोर बन जाते हैं। शुरू में जब ये ज़ूओस्पोर्स लिबरेट होते हैं ना, तो उस वक्त इन ज़ूओस्पोर्स के टर्मिनल पर दो फ्लैजेला नजर आते हैं। जैसे आपको ये इनिशियल ज़ूओस्पोर्स नजर आ रहे हैं। हर एक ज़ूओस्पोर थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और इसकी टर्मिनल पर, इसके एंड पर दो फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह का ज़ूओस्पोर होगा, वो टर्मिनल फ्लैजेला, या इसको एपिकल फ्लैजेला भी कहते हैं। ऐसा ज़ूओस्पोर प्राइमरी ज़ूओस्पोर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ज़ूओस्पोर। तो ये प्राइमरी ज़ूओस्पोर थोड़े अरसे के बाद एनक्लोज हो जाता है एक हार्ड कवरिंग के अंदर और उस हार्ड कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। तो उस इंसिस्टेड स्टेज के बाद ये दोबारा जब जर्मिनेट करेगा तो उस वक्त ये इस तरह का ज़ूओस्पोर फॉर्म होगा जिसमें फ्लैजेला की पोजीशन लेटरल हो जाएगी, लेटरल फ्लैजेला अराइज हो जाएंगे। यानी ये प्राइमरी ज़ूओस्पोर, इसके बाद फिर बीच में एक स्टेज आती है जिसको सिस्ट स्टेज कहेंगे। ये इस तरह एक हार्ड कवरिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दैट इज सिस्ट। और सिस्ट से दोबारा जब ये जर्मिनेट करता है तो सिस्ट से दोबारा जर्मिनेट करने पर ये इस तरह का ज़ूओस्पोर बनाएगा। तो ये ज़ूओस्पोर दरअसल सेकेंडरी ज़ूओस्पोर कहलाएगा। फिर सेकेंडरी ज़ूओस्पोर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ज़ूओस्पोर में फर्क क्या है? प्राइमरी ज़ूओस्पोर हैज एपिकल फ्लैजेला और जबकि सेकेंडरी ज़ूओस्पोर हैज लेटरल फ्लैजेला। तो अब ये जो सेकेंडरी ज़ूओस्पोर लेटरल फ्लैजेला रखने वाला है, ये भी कुछ अरसे तक मूव करने के बाद दोबारा एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। यानी इसके फ्लैजेला लूज हो जाएंगे और एक हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज सिस्ट। और उसके बाद फिर ये सिस्ट दोबारा जब जर्मिनेट करेगा तो इस सिस्ट की जर्मिनेशन से एक सबसे पहला जो हाइफा ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं जर्म ट्यूब एंड ग्रेजुअली दिस जर्म ट्यूब गिव राइज सेवरल ब्रांचेस एंड अल्टीमेटली इट गिव राइज द होल माइसीलियम। पूरा माइसीलियम इससे ओरिजिनेट हो जाएगा। फिर इस माइसीलियम के हाइफी की टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर ज़ूओस्पोरेंजिया फॉर्म होंगे और उन ज़ूओस्पोरेंजिया के अंदर ज़ूओस्पोर्स बनते हैं जो कि बाहर निकल आते हैं, मोटाइल होते हैं ये विद एपिकल फ्लैजेला। और ये एपिकल फ्लैजेला जब लूज हो जाएंगे तो ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिस्ट फिर दोबारा जब जर्मिनेट करेगा तो सेकेंडरी ज़ूओस्पोर जिसमें लेटरल फ्लैजेला बन चुके हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा से सिस्ट स्टेज, फिर जब इनकी जर्मिनेशन होगी तो फिर माइसीलियम। तो यूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें परफॉर्म होती रहती है और लाइफ साइकिल यूं प्रोसीड करती रहती है इनकी। लेकिन टाइम टू टाइम इनका ये माइसीलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें उस वक्त होती है कि जब दो डिफरेंट माइसीलिया आपस में कांटेक्ट करते हैं। देखो ये एक माइसीलियम और इसी तरह का कोई दूसरा माइसीलियम जो कि जाहिर है कि जेनेटिकली इससे डिफरेंट होगा, तो तब वो फिर इसके साथ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने फंजाई के केस में पढ़ा होगा, तो फंजाई में भी ऐसा ही होता है कि दो डिफरेंट माइसीलिया जो जेनेटिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से फर्टिलाइजेशन का मुजाहरा करते हैं। यहां पर फर्क यह है कि इनके जो माइसीलिया हैं डिप्लॉयड हैं। तो इस डिप्लॉयड माइसीलियम में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके डिप्लॉयड माइसीलियम के बाज हाइफी की जो टिप्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर
और उन गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमीटेंजिया, यानी इनमें गैमीटेंजिया फॉर्म हो जाएंगे। गैमीटेंजिया किसे कह रहे हैं? गैमीटेंजिया और गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गैमीटेंजिया कहा जा रहा है। दूसरे लफ्जों में आप कह लें द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड गैमीटेंजिया। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म हो जाएंगे गैमीटेंजिया। एक माइसीलियम के पास मेल गैमीटेंजिया बनेंगे और दूसरे माइसीलियम के पास फीमेल गैमीटेंजिया। द मेल गैमीटेंजिया आर कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल गैमीटेंजिया को क्या कहा जाएगा? एंथ्रीडियम। और इसके मुकाबले में जो फीमेल गैमीटेंजियम है उसे कहा जाएगा वोगोनियम। तो इस तरह से ये एंथ्रीडियम एंड वोगोनियम, ये दो गैमीटेंजिया फॉर्म हो जाएंगे। एक माइसीलियम के पास याद रहे कि एंथ्रीडियम बनेगा, कुछ हाइफी की टिप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इनटू एंथ्रीडिया, प्लूरल वर्ड एंथ्रीडिया। और जबकि दूसरा माइसीलियम, उसकी इसी तरह से बाज हाइफी की टिप्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इनटू ओगोनियम। एंथ्रीडियम और ओगोनियम की शेप में फर्क होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो ओगोनियम फॉर्म हो रहा है ना, तो ये बाज हाइफी की टिप्स आपस में फ्यूज कर रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक टिप, ये दूसरी टिप, ये दोनों की फ्यूजन से यहां पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको ओगोनियम कहा गया है। एंड दिस ओगोनियम कंटेन्स नंबर ऑफ एग न्यूक्लियाई। ठीक है, इनके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ है बाय मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहां पर हैप्लॉइड एग्स बन गए इस स्ट्रक्चर के अंदर। इस ओगोनियम के अंदर हैप्लॉइड एग्स कहां से आ गए भाई? क्योंकि माइसीलियम के अंदर जो न्यूक्लियाई थे वो तो डिप्लॉयड थे, तो एक्चुअली इस ओगोनियम के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग्स। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा माइसीलियम है, इस दूसरे माइसीलियम के हाइफी की टिप्स ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जो कि इस ओगोनियम को ग्रैस्प कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडिया कहलाते हैं। इनके अंदर भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस इनिशियली प्रेजेंट होता है, बट दैट डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, एंड नाउ दोज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एंथ्रीडियल हाइफी विद स्पर्म न्यूक्लियाई, और दूसरी तरफ जो ओगोनियल हाइफी है उनके अंदर एग न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो एक ओगोनियम में मल्टीपल एग्स और दूसरी तरफ एक एक एंथ्रीडियम के अंदर मल्टीपल स्पर्म्स प्रेजेंट है। तो ये जितने भी एंथ्रीडियल हाइफी थे एक माइसीलियम के, ये अपने अपने स्पर्म न्यूक्लियाई को दूसरे माइसीलियम के ओगोनियम के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे, और इस तरह से विद इन द ओगोनियम यहां पर फर्टिलाइजेशन अमल में आएगी। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ जाइगोटिक न्यूक्लियाई आर डेवलप्ड। याद रखो कि यहां पर एक जाइगोट नहीं बन रहा बल्कि मल्टीपल जाइगोट्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, यहां पर समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही माइसीलियम में मौजूद हाइफी एंथ्रीडिया और ओगोनिया में कन्वर्ट हो जाएं और फिर उनके अंदर मियोसिस के जरिए गैमीट फॉर्मेशन हो, और फिर मियोसिस के बाद बनने वाले गैमीट्स ज़ाहिर है जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे, तो उन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से भी इस तरह जाइगोट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। बहरहाल ज़्यादातर दो डिफरेंट माइसीलिया के दरमियान ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। समटाइम एक ही माइसीलियम के गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से भी डिप्लॉयड जाइगोट्स आर प्रोड्यूस। द डिप्लॉयड जाइगोट्स आर आल्सो कॉल्ड ओस्पोर्स। तो ये ओस्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं। दीज ओस्पोर्स after gaining some cytoplasm and cell wall around them, they are released from the ओगोनियम। ओगोनियम रप्चर हो जाएगा, और ओगोनियम के रप्चर होने से इसके अंदर मौजूद वो स्पोर्स यहां से लिबरेट हो जाएंगे। वो स्पोर्स ये दरअसल रेजिस्टेंट बॉडीज होते हैं, अनफेवरेबल पीरियड को पास करने की ये सलाहियत रखते हैं, नॉन मोटाइल होंगे ये, और ये वो स्पोर्स जब किसी सुटेबल प्लेस के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर ये जर्मिनेट करते हैं। अपॉन जर्मिनेशन इनकी टिप से एक सिंगल हाइफा ओरिजिनेट होता है, एंड दैट सिंगल हाइफा इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पोरेंजियम। ज़ूओस्पोरेंजियम में वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का जो एक सिंगल हाइफा होता है ना, जो आगे चलकर ज़ूओस्पोरेंजियम बन गया है, दिस सिंगल हाइफा इज कॉल्ड प्रोमाइसीलियम। ये इसका प्रोमाइसीलियम कहलाता है। तो इस प्रोमाइसीलियम की टिप
ज़ूओस्पोरेंजियम की फॉर्म अटेन कर लेगी, इलोंगेट हो जाएगी और उसके अंदर मौजूद डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोटिकली, अगेन एंड अगेन इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी एंड लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड ज़ूओस्पोर्स आर प्रोड्यूस। तो ये डिप्लॉयड ज़ूओस्पोर्स दोबारा से न्यू माइसीलिया फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अब ये जो न्यू माइसीलिया फॉर्म हुए इन डिप्लॉयड स्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद, तो इन माइसीलिया से फिर दोबारा अगेन फर्टिलाइजेशन होगी। दो मुख्तलिफ माइसीलिया के हाइफी मियोसिस के बाद गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा फिर जाइगोट्स बनेंगे जो कि वो स्पोर्स हैं और वो स्पोर्स फिर दोबारा। तो ये इस तरह से करके इनकी लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड होती रहेगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको वाटर मोल्ड्स की लाइफ साइकिल भी क्लियर हो गई। तो इसकी लाइफ साइकिल को भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ ये जो इवेंट्स एक्सप्लेन किए हैं इसकी रिप्रोडक्शन के, इसे भी आपने याद रखना है। वाटर मोल्ड्स की एक बहुत ही जो बेस्ट एग्जांपल है, बहुत ही नोटोरियस किस्म का एक वाटर मोल्ड है, उसे कहते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये एक वाटर मोल्ड है और एक बहुत ही नोटोरियस किस्म का वाटर मोल्ड है। इसकी वजह से पोटैटो में एक डिजीज कॉज होती है जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में बहुत ही एक डेडली डिजीज है जिसकी वजह से पोटैटो क्रॉप बुरी तरह से तबाह हो जाती है। और इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है कि एक तरफ तो ये पोटैटो में डिजीज कॉज करते हैं, ये तो है, लेकिन 1840 के अंदर 1840 में इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से आयरलैंड में पूरी पोटैटो क्रॉप बुरी तरह से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से आयरलैंड के लोग खुराक की कमी का शिकार हो गए। एक बहुत बड़ी फैमिन वहां पर डेवलप हुई थी जिसे हिस्ट्री में आयरिश पोटैटो फैमिन के नाम से जाना जाता है। आयरिश पोटैटो फैमिन। सो ये आयरिश पोटैटो फैमिन 1840 का ये इंसिडेंट दरअसल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के लार्ज स्केल पर फैलने से हुआ था। इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने पूरी पोटैटो क्रॉप को तबाह कर दिया था और आयरलैंड के लोग चूंकि पोटैटो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो जब पोटैटो क्रॉप तबाह होगी और उनके पास फूड की किल्लत होगी, उस वक्त ज़राए आमदोरफ्त इतने नहीं थे कि दूसरे जगहों से फ़ौरन फूड पहुंचाया जाता, तो इस तरह से कई लोगों की वहाँ पर अमवात हुई खुराक की कमी की वजह से। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट आयरिश पोटैटो फैमिन दरअसल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के साथ लिंक्ड है। तो समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में ये आयरिश पोटैटो फैमिन के बारे में पूछा जाता है। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था 1840 का आयरिश पोटैटो फैमिन, जिसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि एक वाटर मोल्ड है उसकी वजह से पोटैटो में एक डिजीज कॉज हुई नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिससे पूरी पोटैटो क्रॉप तबाह हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोग खुराक की कमी की वजह से मौत का शिकार हुए। तो ये चीज आपने आयरिश पोटैटो फैमिन के जवाब में बतानी है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये फंजाई लाइक प्रोटेस्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.